हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। इससे पहले हमने किरचॉफ के नियम पढ़ लिए हैं और आज आपकी जो क्लास होगी वो नए चैप्टर से शुरू होगी और इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह चैप्टर चुंबकीय क्षेत्र की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि इनमें से आपको केवल जानना क्या है और पेपर के लिए याद क्या रखना है। तो चलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अब देखते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा चुंबक तथा इसके गुण। फिर चुंबकीय अक्षेत्र, तीसरा टॉपिक है आपका ओस्टर्ड का प्रयोग और चौथा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, रेखाएं तथा इनके गुण। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो किसकी बात करेंगे? चुंबक की। चुंबक मतलब मैग्नेट। अब चुंबक क्या होती है? कोई भी ऐसी वस्तु जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब कोई भी आपका पदार्थ हो जो चुंबकीय वस्तुओं, अब चुंबकीय वस्तु क्या होती है? जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट या निकेल। तो इस प्रकार की वस्तुओं को जो आकर्षित करती है वही होते हैं आपकी चुंबकीय, मतलब वही कहलाती है आपके चुंबक। ठीक है, तो क्या बोले हम कि वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, अब वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु, अब चुंबकीय वस्तुएं क्या हो गई? चुंबकीय वस्तुएं जैसे आपकी लोहा हो गई चुंबकीय वस्तुएं। ये क्या होती है आपकी? जैसे लोहा, निकिल या कोबाल्ट। तो इन वस्तुओं को आकर्षित जो भी वस्तु करेगी या जो भी पदार्थ करेगा वही कहलाएगा आपका चुंबक। तथा वस्तुओं में या तथा वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण, यह कहलाता है आपका चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें से आपको दो बात पता लगी कि जो भी पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करेंगे वो चुंबक कहलाएंगे और जो वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होगा, अब वस्तुएं कैसी, जो चुंबकीय वस्तुएं होंगी उन चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होगा वही कहलाएगा चुंबकत्व। ठीक है, अब चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक होती है दो प्रकार की। चुंबक के प्रकार, अब ये कितनी होती है? ये होती है दो प्रकार की। ठीक है, पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या होगा? कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक कैसी होती है?
पहले हम उसी के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक चुंबक कैसी होती है। सबसे पहली बात, लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2500, एक पत्थर खोजा गया और उस पत्थर में चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण देखा गया। मतलब लगभग 2500 साल पहले एक पत्थर मिला व्यक्तियों को, और उस पत्थर में हल्की हल्की वस्तु, मतलब कैसे, जो आपकी चुंबकीय वस्तुएं होंगी, उन चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण देखा गया। तो उस पत्थर को ही कहा गया प्राकृतिक चुंबक। और जो पत्थर था, जब उसके बारे में खोजबीन की गई तो वो लोहे का अयस्क पाया गया। किसका अयस्क? लोहे का अयस्क। अब लोहे का अयस्क भी कौन सा? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और इसका जो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहा मैंने कि 2500 साल पहले एक पत्थर खोजा गया और उस पत्थर में चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण देखा गया। तो उस पत्थर को ही कहा गया प्राकृतिक चुंबक। और ये जो जब इसके बारे में खोजबीन की गई प्राकृतिक चुंबक यानी कि उस पत्थर के बारे में, तो वो लोहे का अयस्क निकला। और कौन सा? मैग्नेटाइट, Fe3O4। लेकिन ये जो पत्थर था यह था अनियमित आकार का, अनियमित आकार। ठीक, मतलब इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं था। दूसरी बात, इसमें जो चुंबकत्व का गुण था वह बहुत कम था। चुंबकत्व का गुण कम था, मतलब यह बहुत हल्के बल द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के कारण, यानी कि एक प्रकार की इसमें कमियां थी, तो इन कमियों के कारण इसको हम प्रायोगिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं कर पाए। अब जब प्रायोगिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं हुआ तो उसके बाद फिर कृत्रिम चुंबक आए। तो व्यक्तियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा या मशीनों के द्वारा जो बनाई जाने वाली चुंबक थी वही कहलाई कृत्रिम चुंबक। और ये जो कृत्रिम चुंबक थी ये किसकी बनाई जाती है? लोहे की या निकिल से या फिर कोबाल्ट से। मतलब जितने भी आपकी चुंबकीय वस्तुएं थी उन चुंबकीय वस्तुओं के द्वारा कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है। और इनमें चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। इनमें चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। ठीक है, इनका आकार भी कैसा होता है? निश्चित आकार, निश्चित होता है। अब निश्चित कैसा? जैसे छड़ चुंबक कह सकते हैं, छड़ चुंबक, या फिर इसका आकार नाल चुंबक के जैसा हो सकता है, या फिर इसकी चुंबकीय सुई बनाई जा सकती है, चुंबकीय सुई। ठीक है, तो इतनी बातें थी किसके बारे में? चुंबक के बारे में। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमने जो चुंबक का सामान्य ज्ञान था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की। ठीक है, अब गुण देखते हैं। पहला गुण, या इसको पहले साफ कर देता हूं मैं।
फिर गुणों के बारे में बात करेंगे। अब चुंबक के गुण क्या थे? पहला गुण, चुंबक के गुण, जो सबसे पहला गुण था वो क्या था कि इसमें लोहे की वस्तुओं को, मतलब लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती थी, आकर्षित करती थी। ठीक है, मतलब सबसे पहला गुण जो पाया गया वो क्या था कि इसमें जितनी भी आपकी लोह वस्तुएं होती है उन सबको क्या करती थी ये? आकर्षित। ठीक है, दूसरा जो गुण था, दूसरा गुण क्या था इसमें कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तब ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, मतलब यहां से आपको एक बात पता लगी कि अगर हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे किसी धागे से बांधकर, तो वह सदैव किधर ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो इसी गुण के कारण जो नाविक होते हैं, मतलब जो नाविक होते थे पहले, वो जहाजों में दिशाओं का पता लगाने के लिए इस विधि का ही प्रयोग करते थे। मतलब उनके पास जो चुंबकीय सुई होती है, उस चुंबकीय सुई के द्वारा में उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगा लेते थे, क्योंकि जैसे चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था तो वह सदैव किधर ठहरती थी? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब तीसरा, तो चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं और इसके जो सजातीय ध्रुव है, चुंबक के सजातीय ध्रुव सदैव आकर्षित, सॉरी, सदैव प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव सदैव आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे अब चुंबक है, अगर मैं छड़ चुंबक के बारे में बात करूं तो छड़ चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक एन और एक एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो हमेशा जो समान ध्रुव होंगे, जैसे एन और एन या एस और एस, तो एन या मतलब एन या फिर एन, एस और एस, ये सदैव क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है, लेकिन अगर एक ध्रुव ऐसे है और दूसरा क्या है? एन है, तो एन और एस क्या करेंगे? ये करेंगे आकर्षित। ठीक है, तो सामान्य सी बात है कि सजातीय ध्रुव कैसे होंगे? एन एन या एस एस। विजातीय कैसे होंगे? एक एन और दूसरा एस। एन का मतलब नॉर्थ पोल और एस का मतलब साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चौथा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है।
मतलब जो चुंबक होगी उसके कभी भी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जैसे यदि हम, ये चुंबक है, छड़ चुंबक, और इस छड़ चुंबक को दो सिरों में हम काट दें ऐसे बीच में से, तो इसका एक ध्रुव S और दूसरा N बन जाएगा। ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बीच में से काट दें तो N इधर हो जाएगा और S इधर हो जाएगा। अगर मैं इसे दो टुकड़ों में और काट दूं, इधर से भी और इधर से भी, तो ये S और ये N, ये S और ये N, मतलब किसी भी चुंबक के कितने भी छोटे टुकड़े कर लिए जाए तो वो सदैव एक पूर्ण चुंबक ही रहता है। उसका एक ध्रुव S और दूसरा N बनता है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, चुंबकीय अक्षेत्र। आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चुंबकीय अक्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जहां तक चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। क्या कह रहे हैं हम, कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कि किसी भी, या भी तो हटा दीजिए, कि किसी चुंबक के, किसी चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जहां तक इसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है। या दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, कि यदि किसी चुंबकीय अक्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रख दी जाए तो उस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगेगा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, और वह ठहर कर एक निश्चित दिशा में रुक जाएगी, मतलब घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी या रुक जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय अक्षेत्र कहलाता है। तो इसे भी लिख देता हूं, अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर का वह अक्षेत्र जहां तक चुंबकीय सुई रखे जाने पर, चुंबकीय सुई रखे जाने पर वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो परिभाषा थी, ये थी आपकी किसकी, चुंबकीय अक्षेत्र की। और आशा करता हूँ ये आपकी समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अब ये आपका जो ओस्टेड का प्रयोग है इसे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की और इनके गुणों की। अच्छा, तो
ये किसकी परिभाषा थी? ये थी आपकी चुंबकीय अक्षेत्र की। चुंबकीय अक्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे चुंबकीय अक्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसे आपने वैद्युत अक्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत अक्षेत्र रेखाओं को पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी भी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अब वहां भी में किसको प्रेजेंट करती है? चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती थी या चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती थी। सॉरी, आपने जो वैद्युत अक्षेत्र रेखाओं को पढ़ा होगा तो वहां में किसको प्रदर्शित करती थी? वैद्युत अक्षेत्र रेखाओं को, वैद्युत अक्षेत्र की दिशा को। तो सेम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी किसको प्रदर्शित करेंगे? किसी चुंबकीय अक्षेत्र में चुंबकीय अक्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मेन किसको प्रदर्शित करती है कि किसी जगह पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और उस स्थान पर उसकी दिशा क्या है। तो अब हम बात करें अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा की, तो क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय अक्षेत्र रेखाएं चुंबकीय अक्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती है। ठीक है, कैसा प्रदर्शन? सतत, मतलब लगातार प्रदर्शन करती है। तो क्या बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय अक्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। और काल्पनिक कैसा? निष्कोण, मतलब बिना बिना कोण वाला, निष्कोण वक्र है जो चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा का चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती है। ठीक है, मतलब यहां से आपको बस इतना समझ में आया है कि इनके द्वारा चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही वास्तव में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करती है। अब इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद भी रखना है। तो जो सबसे पहला गुण होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। मतलब कैसे? हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये क्या है? छड़ चुंबक है, N और S। ठीक है, तो हमने कहा है कि किसी भी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और पुनः चुंबक के भीतर से होती ही उत्तरी ध्रुव पर आकर मिल जाती है। सेम बिल्कुल ऐसे इधर ये। ठीक है, बिल्कुल सेम इस प्रकार होंगी। तो इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है।
खुला वक्र नहीं बनाती। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएंगी वो कैसा वक्र बनाएंगी, एक बंद वक्र। तो चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल कर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा पुनः चुंबक के भीतर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर मिल जाती है। इस प्रकार ये एक बंद वक्र बनाती है, खुला वक्र नहीं बनाती। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये लास्ट वाला ही है, क्योंकि इससे संबंधित ही पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। जैसे चूंकि वैद्युत अक्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर इसके बारे में बात करेंगे दूसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहां से क्या पता लगा आपको कि यदि मैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दूं तो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी कि उस बिंदु पर किसको प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। ठीक है, यानी कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी में आपस में एक दूसरे को भी नहीं काटेंगी। अब इसका कारण भी बता रहे कि यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती। मतलब उस बिंदु पर कितने क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती, दो को प्रदर्शित करती, जो असंभव है।
ठीक है जी। मतलब किसी भी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र केवल एक ही दिशा में हो सकता है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये, और मान लिया कि एक दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ने इसको ऐसे काट दिया, तो इस बिंदु पर कटान बिंदु है, तो इस वाली रेखा की चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या हो गई, मतलब स्पर्श रेखा यह हुई, और इस वाली रेखा की ये हो गई। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दो दिशाओं को प्रदर्शित हो रही है, और किसी एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कभी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, केवल एक ही दिशा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो वही बात कह रहे हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती, जो असंभव है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट 4, कि जिस, या यो कह लो, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, मतलब पास पास का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, वहां चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है ना अपनी बात। मतलब आपने इस चित्र में एक बात दिख रही है कि इन ध्रुवों के पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास है, मतलब अगर एक और बना दूं मैं तो ऐसे बनेगी, ऐसे। तो इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बिल्कुल पास पास है, तो ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी, जैसे मैं यहाँ पर देखूं तो बहुत दूर दूर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अंतिम पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 5, कि एक समान चुंबकीय अक्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती है। मतलब यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र एक समान प्रदर्शित करना है तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वे परस्पर समांतर होगी और समदूरस्थ होंगी। मतलब कैसे, ये तो इस प्रकार की रेखाएं जो होंगी वो किसको प्रदर्शित करेंगी, एक समान चुंबकीय अक्षेत्र को। ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित पॉइंट थे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, तो एक छोटा सा पॉइंट है बस, अब इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉइंट में, कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय अक्षेत्र होता है। मतलब पृथ्वी का अपना चुंबकीय अक्षेत्र होता है। अब पृथ्वी का अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी दिशा भी होगी। अब दिशा किधर होती है,
दिशा आपको याद रखनी है कि इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। मतलब ऐसे, ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। तो इस क्लास में चुंबक से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी थी वो हमने पूरी कर दी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको जो याद रखना है, देखिए सबसे मेन बात यही है कि आपको याद क्या रखना है। इस बोर्ड पर जितना पॉइंट अभी लिखा हुआ है यही आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। यही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य जानकारी में तो आपको सभी कुछ बताना था, लेकिन जो पेपर में आपको याद रखना है जिसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये है बस, ठीक है ना। इसकी परिभाषा भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी, वो भी आप याद रख लीजिएगा। तो अब यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो इससे अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ओस्टर्ड का नियम। ठीक, ओस्टर्ड ने एक प्रयोग किया था, उससे कुछ निष्कर्ष निकाले थे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर बायो सेवर्ट नियम। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।